नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। खामोशी में लुटते रहे हम, ये हमारी भूल थी। खामोशी में लुटते रहे हम, ये हमारी भूल थी। हर रसीद, हर हक की बात कानून की ये मूल थी। अब आवाज बनेगा कानून, अन्याय का होगा अंत। उपभोक्ता जागेगा आज और इसी से होगा लूट का अंत। साथियों, आप समझ तो गए होंगे, क्योंकि आप भी जानकारी के अभाव में हर रोज लुटे जाते हैं। कोई ना कोई लुटेरा हर रोज आपके जेब पर डाका डाल रहा होता है। और इसी समस्या के निवारण के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया है। जी हां, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सरगुजा के सदस्य नवनीकांत दत्ता जी को। नवनीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज का दिन विशेष है। आज 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में हम लोग सब मनाते हैं जी। इसके लिए मैं गोपाल के चौपाल के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी कि आज के दिन में मुझे ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद आपका भी नवनीकांत जी कि आप अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाले। और यकीन मानिए, आपका आना यहाँ पे बहुत आवश्यक था। आवश्यक हमारे उन सभी भोले भाले साथियों के लिए जो प्रतिदिन उपभोक्ता के रूप में लुट रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया और आपसे आग्रह किया, और आप हमारे विशेष आग्रह पे यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले नवनीकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि उपभोक्ता आयोग क्या है और आम लोगों के जीवन में इसकी क्या भूमिका है। उपभोक्ता आयोग जब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है जी, तब से पहले प्रचलित उपभोक्ता फोरम को, जो जिला स्तर पे कार्यरत थे, उसको और अधिकार और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जी, उपभोक्ता आयोग का, जिला उपभोक्ता आयोग का दर्जा दिया गया है। अच्छा। जिसके माध्यम से हम उपभोक्ता शिकायतों को सुनते हैं। जी, उपभोक्ता शिकायत बृहद हो सकते हैं, कई क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे बीमा के क्षेत्र में हो सकते हैं, टेली मार्केटिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में हो सकता है, और ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। कई बाजारवाद के कारण बढ़े हुए व्यापार प्रथा के कारण, जो अनुचित व्यापार प्रथा है, उससे निदान के लिए जो है कोई अगर शिकायत करना चाहे तो हमारे उपभोक्ता आयोग के माध्यम से शिकायत कर सकता है, वो निवारण उसका पा सकता है, और ये उपभोक्ता अधिनियम में उसे अधिकार प्राप्त है। हाँ, तो साथियों, अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये उपभोक्ता आयोग और डकैती, डाका और उपभोक्ता बहुत परेशान है, ये क्या है, उपभोक्ता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हर व्यक्ति जो किसी भी सामान की खरीदारी करता है, उस समय वो उस सामान को खरीदने वाला उपभोक्ता होता है। और जानकारी के अभाव में कई बार आपको दुकानदार लूट लेता है, या कई तरह से आपके जेब पर डाका डाला जाता है। और यकीन मानिए, यदि आप अपने अधिकार को जानेंगे, आप जागरूक रहेंगे, तो निश्चित ही आप इस तरह के किसी भी परेशानी से बचे रहेंगे। और इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में नवनीकांत दत्ता जी को आमंत्रित किया है। आइए इनसे आगे बातें करते हैं। तो नवनीकांत जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि उपभोक्ता आयोग के सदस्य के रूप में आपकी प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं? जो भी हमारे संज्ञान में शिकायतें आती हैं, उपभोक्ता शिकायतें, उनका विचारण करना, उस पर सुनवाई करना, और उसके संबंध में प्राप्त दस्तावेज और तर्कों के आधार पर उसके लिए निर्णय करना। निर्णय में यदि वो किसी तरह का उपभोक्ता शिकायत सही पाया जाता है, तो उसके लिए वो जो उसमें अनुतोष चाहता है, उसके मुताबिक, या जो रिक्वायरमेंट है दस्तावेजों का, उसके मुताबिक उसको अनुतोष प्रदान किया जाता है। और ये सिर्फ अकेले माध्यम से नहीं होता है। उपभोक्ता आयोग की संरचना जो है, वो अध्यक्ष और 2 सदस्य, जिसमें एक महिला सदस्य भी होती है, के मिलकर
बना होता है और हम जी। सब मिलकर ही उस पर निर्णय लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि ये जो उपभोक्ता आयोग है ये न्यायालय है, और काफी लोगों से मैंने सुना है कि उपभोक्ता आयोग के जज, उपभोक्ता आयोग सदस्यों को भी लोग जज के ही रूप में कई बार संबोधित करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उपभोक्ता आयोग और न्यायालय में क्या फर्क है? न्यायालय, जहाँ न्याय हो रहा है वो तो न्यायालय ही है। जी जी। और लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है जी। जिसके तहत हम लोग किसी को न्यायाधीश या जज समझते हैं जी। वो हमारे यहाँ लागू नहीं है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मूल तत्व ही यही है कि कोई उसे न्यायालय समझ करके अपनी शिकायतों को लेकर ना आए, उसे न्यायालय सोचकर न घबराए, न्यायालय की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। इसलिए उसको और आसान बनाया जा रहा है, उसे और सहज बनाया जा रहा है, जिससे हर आम उपभोक्ता, अब कोई भी छोटा खरीदार होगा या जरूरी नहीं कि बड़ा खरीदारी हो, वो वहाँ आ सके निसंकोच, तो वो न्यायालय के सेटअप से अलग दिखे, सुभिन्न दिखना चाहिए जी। ऐसा उसकी परिकल्पना की गई है। जी। तो अब लोग बोलते हैं, आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं कि है न्यायालय, तो ऐसा नहीं है। आपको काफी अरसा हो गया उपभोक्ता आयोग के सदस्य के रूप में, एक लंबे समय का एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने अपने कार्यकाल में क्या अनुभव किया कि माने ज्यादातर शिकायतें उपभोक्ताओं की किस तरह की रहती हैं? उपभोक्ता शिकायतों में प्रमुख बीमा से संबंधित है। जी। वाहन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो। जी। ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अब जो जुड़ गया है, तब आने लगा है उस तरह का मामला। जी। और इलेक्ट्रॉनिक सामान के संबंध में है। जी। इसी तरह के कई। नवनीकांत जी, अभी आपने ऑनलाइन मार्केटिंग का जिक्र किया, तो आजकल एक बहुत बड़ी परेशानी है ऑनलाइन मार्केटिंग से ही। उपभोक्ताओं को ये नहीं मालूम है कि ऑनलाइन मार्केटिंग से खरीदारी करने के बाद यदि वो ठगी के शिकार हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि किसी ने मोबाइल मंगाया और जब डब्बे को खोला तो मोबाइल के जगह पे उसके अंदर कुछ और ही सामग्री निकल गई, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या आपके आयोग में आ सकता है, और आयोग में आने से पूर्व उसे किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? जी बिल्कुल, वो हमारे आयोग में आ सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं। और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से जो भी खरीदारी वगैरह कर रहे हैं लोग, उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो इस बात का सावधानी जरूर रखें कि जो सामान खरीद रहे हैं उसको कोशिश करें कि ओपन बॉक्स डिलीवरी ले लें। जी। और उसमें कुछ नॉमिनल चार्ज लगता है, अगर वो ले लेंगे तो तसल्ली रहेगा। अगर नहीं लिए हैं, कोई इसी कारण से वो सामान ले लिए हैं, तो बॉक्स ओपनिंग करते समय जो वीडियो बनता है ओपन करते समय, तो वो वीडियो जरूर बनाएं, जिससे कि उसमें से क्या निकला है, कैसे पैकिंग था, वो सब उसमें दर्ज रहे। दूसरा कि अगर कोई पैकिंग लिए कुरियर से आया और वो कटा फटा या डैमेज दिख रहा हो, तो तत्काल उसकी शिकायत करें और कुरियर के सामने ही उसको ओपन करने का कोशिश करें, या फिर उसको लौटा भी सकते हैं। जी। लेकिन उसमें एक चीज को ध्यान ये रखना है कि जो वस्तु को आप लिए हैं उसकी सेवा शर्तों के अनुरूप उसमें शिकायत करें, उसके उचित जगह पर अपने शिकायतों को दर्ज करें, जिससे कि पहले प्रारंभिक तौर पर बिना किसी विवाद के मामले का निपटारा किया जा सके। यदि टेली मार्केटिंग कंपनियां या ऑनलाइन कंपनियां जो हैं वो इसका निवारण नहीं कर रही हैं, ऐसे स्थिति में वो हमारे आयोग में शिकायत कर सकते हैं। अब ये एक चीज़ और देखने की बात ये है कि किस तरह के लोग हमारे क्षेत्र में आ सकते हैं। अब कोई ऑनलाइन मार्केटिंग से सामान खरीदा है और कंपनी बॉम्बे, दिल्ली या और कहीं और की है, रहता अंबिकापुर में है, तो कहाँ शिकायत करे? तो उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में नए प्रावधान के अंतर्गत अब उपभोक्ता अपने ही जिला क्षेत्राधिकार में, जहाँ न्यायालय उपभोक्ता आयोग स्थित है, वहाँ वो मामले को दर्ज करा सकते हैं। अरे वाह! अब उसके लिए उसे उस क्षेत्र में नहीं जाना है जहाँ जो कंपनियां हैं, जहाँ से व्यापार कर रही हैं। पहले ये बाध्यता थी, तो अब ये बाध्यता खत्म हो गया। अब वो अपने क्षेत्र से ही
शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने जाना कि यदि आपने ऑनलाइन मार्केटिंग से कोई सामान मंगाया है तो उसके लिए आपको किस तरह की सावधानियां रखनी है। उसमें सबसे विशेष ये था कि अनबॉक्सिंग करते समय आपको उसका वीडियो अवश्य बनाना है। यदि आप किसी तरह के भी ठगी के शिकार हो गए हैं तो घबराइए नहीं। चाहे कंपनी दिल्ली की हो, बॉम्बे की हो, चेन्नई की हो, एवरीथिंग कहीं की भी हो, लेकिन उसकी शिकायत आपको अपने जिले के उपभोक्ता आयोग में ही जाकर करना है। डरना नहीं है, न्याय के लिए लड़ना है। अब आइए आपके जीवन से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। नौनिकांत जी, अभी आपने बताया कि ऑनलाइन मार्केटिंग में ठगी से कैसे बचें और न्याय कैसे पाएं। आजकल एक परेशानी और बढ़ी हुई है, बैंकों में लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हो रहा है। एक ओटीपी आता है, गलती से यदि बता दिए पूरा अकाउंट खाली। या क्रेडिट कार्ड के रूप में भी हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता बहुत परेशान होते हैं, उन्हें पूरी जानकारियां होती नहीं हैं और वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो बैंक में जिस तरह के आजकल फ्रॉड चल रहे हैं, उसके लिए क्या लोग आपके आयोग में आ सकते हैं? जी, फ्रॉड को लेकर जैसे जिसमें कोई आपराधिक मामला अगर स्पष्ट होता है जी, ऐसे मामले को हम लोग के आयोग में नहीं सुनवाई हो सकता है जी, परंतु ऐसे कोई सर्विस जिसमें उनको किसी तरह की कोई कमी दिख रही हो, अच्छा, वो इस तरह की शिकायतों को लेकर आ सकते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड का जिक्र किए, हाँ, तो क्रेडिट कार्ड के कई बहुत लोग उपयोग करते हैं, जी, लेकिन उसका उनको लगता है कि उसमें से जो क्रेडिट वो यूज़ कर रहे हैं वो उनका पैसा है, जबकि वो एक तरह का उधार है। और वो उनको सही समय पे, यानी लगभग मेरे को लगता है कि जो राशि का इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड के जी, माध्यम जी, से, जी, तो मान लीजिए कि 15 तारीख तक उसका बिलिंग होता है। जी, बिलिंग होने के 45 दिन के अंदर, 35 दिन से 45 दिन के भीतर, कई कई कंपनी के अलग अलग रहते हैं, जी, राशि को जमा करना है। लगभग 1 महीने का समय मिलता है। जी, तो वो उस निश्चित तारीख से पहले पहले जी, अगर उस पे पैसा जमा नहीं करते हैं जी, तो अनावश्यक चार्ज और ब्याज उसमें जुड़ता है। हाँ, और वो सोचेंगे कि 2 दिन बाद कर देंगे, 3 दिन बाद कर देंगे, तो फिर 2-3 दिन बाद जितना भी पैसा पिछला बाकी है वो सब एक साथ करना पड़ता है जमा। जी, तो वो समझते नहीं है और उसी में डिले करते जाते हैं और बढ़ते जाता है, उनको समझ में नहीं आता है। इस बीच कई लोग एटीएम से जाके निकाल लेते हैं उस क्रेडिट कार्ड से पैसा। देखिएगा किसी के पास 1 लाख का क्रेडिट लिमिट है, लेकिन 10,000 एटीएम विड्रॉल का लिमिट उसमें रहता है। वो गए, जाके 10,000 निकाल लिए, उनको जरूरत पड़ गया, और इधर वो 80,000 रुपए पहले से यूज कर चुके हैं। तो अब वो ये सोचेंगे कि मैं कुछ पैसा जमा कर दूं और कुछ पैसा बाद में करूं, तो वो नहीं होगा। जैसे कई कंपनियों का नियम रहता है, उसमें उनको सारा पैसा जमा करना है जितना वो निकाले अच्छा, हैं। जी, 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 और ऐसा जमा नहीं करने से ही वो विवाद बढ़ते जाता है। सही समय पे बिल का भुगतान करें। हाँ, अनावश्यक राशि, अनावश्यक ब्याज या अनावश्यक किसी तरह का कोई सरचार्ज जोड़े हैं, जी, उसके लिए अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसके लिए आप जरूर आ सकते आयोग में आ सकते हैं। हैं। और जहाँ एक और बताना चाहूँगा, जो आपने ओटीपी वाला जिक्र किया, जी, जी, ट्रांजैक्शन करने के मामले में, यदि कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन कर देता है और उसको लगता है कि वो गलत कर दिया, जी, गलती से किसी दूसरे अकाउंट में भेज दिया, हाँ, तत्काल इसकी शिकायत जा करके हाँ, अपने बैंक में करे, हाँ, लिखित में, हाँ, और तत्काल उस ऐप के माध्यम से भी हम्म, उसमें रहता है शिकायत के पोर्टल, उसमें तुरंत शिकायत दर्ज करें। और इन सब की जानकारी आरबीआई के भी वेबसाइट पर जा करके लिखित में दे सकते हैं। तो जी, आपका सुनवाई होगा। अगर आप इसमें विलंब कर दिए या फिर उसमें कुछ दिन बाद आपको पता चला, तो फिर कोई इस पे जी, सुनवाई नहीं हो पाती है। जी, जी। तो नौनिकांत जी का ये कहना है कि यदि बैंकिंग में आप किसी तरह के ठगी के शिकार हो गए हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने गलत जगह पे पैसा भेज दिया है या किसी ने आपसे ओटीपी लेकर के और ट्रांजैक्शन कर लिया है, तो तत्काल इसकी शिकायत जो है अपने बैंक से कीजिए। और जिस ऐप से आपने ट्रांजैक्शन किया है उस ऐप से भी शिकायत कीजिए, साथ ही आरबीआई से भी इसकी शिकायत कीजिए, और निश्चित तौर पे आपके साथ न्याय होगा। अब साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या होती है हम सभी को बीमा सेक्टर में, चाहे हमने गाड़ियों की बीमा कराई हो या खुद की बीमा करें, लेकिन देखने में यही आता है कि ये जो बीमा कंपनियां हैं, बीमा करते समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जब
उनके क्रियान्वयन का समय आता है तो अक्सर ये मुकर जाते हैं। आइए नौनीकांत जी से जानते हैं कि तब उपभोक्ता क्या करे। नौनीकांत जी, ये जो बीमा कंपनियां होती हैं, इनसे उपभोक्ता बहुत परेशान है। मतलब आपके पास कार है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब हो गया एक्सीडेंट, बीमा कंपनी का एजेंट आएगा, 10 तरह की बातें बताएगा जो बीमा करते समय आपको नहीं मालूम है। उपभोक्ता एकदम से परेशान, हताश हो जाता है। उसका पूरा पूरा ये रहता है कि किसी तरह से इनका जो बीमा का जो पैसा है इनको ना दिया जाए। ऐसे में उपभोक्ता क्या करे, कहाँ जाए, एकदम बेचारा हो जाता है वो। उसके लिए सबसे पहले इंश्योरेंस उनका होना चाहिए एक्टिव। जी दूसरा, जो वाहन चला रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्टिव होना चाहिए जी और जिस समय भी दुर्घटना हो जी तत्काल उसकी शिकायत बीमा कंपनी के साथ साथ आप संबंधित वाहन जहां रिपेयरिंग कराने वाले हैं वहां करिए और लिखित में बीमा कंपनी को सूचना दीजिए कि मेरा गाड़ी दुर्घटना हो गया, फलाने जगह खड़ा है। या अगर आप किसी कारण से उसको लेकर शोरूम में आ गए अधिकृत सर्विस सेंटर में, तो भी आप बीमा कंपनी को तत्काल सूचना खुद से देंगे। उस शोरूम या अधिकृत सर्विस सेंटर के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे कि वो शिकायत उनकी सूचना को देगा। आप अपना सूचना दे करके दुर्घटना के बारे में जानकारी दीजिए जी। और यदि किसी कारण से आप सूचना दे करके स्पॉट सर्वे नहीं करा पा रहे हैं जी, तो भी तत्काल उसका सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है उस सर्वे रिपोर्ट को जरूर मांगे जी। क्योंकि दुर्घटना घट गया, लोग गाड़ी ले जाके कहीं भी किसी भी गैरेज में छोड़ देते हैं अपने पसंद की जगह में, गाड़ी बनने लगता है और वो जाके कंपनी को बताते हैं मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, मेरा तो इंश्योरेंस है, पैसा दीजिए। तो बीमा कंपनी जब तक इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि दुर्घटना सही था, वाहन चलाने वाला सही था, बीमा एक्टिव था और कोई अधिकृत और सक्षम अधिकारी उसकी जांच कर लिया हो, जो सर्वेयर है उनका एक माध्यम होता है जांच करने का, जी जी, स्वतंत्र एजेंसी है एक, तो सब उसके सर्वेयर के माध्यम से उसकी जांच हो जाती है और सर्वे रिपोर्ट जो जमा होता है उसके आधार पर भुगतान करते हैं। अगर सर्वे रिपोर्ट नहीं है तो अधिकृत सर्विस सेंटर में जो आपने बनाने दिया है तो वो रिपेयरिंग चार्ज जो है वही मान्य रहेगा जी। तो उनको सावधानी इस बात के लिए रखना चाहिए बीमा कंपनी जब क्लेम कर रहे हो। क्लेम सही समय पे करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने सारा कुछ करा लिया और गाड़ी जो है शोरूम में चली गई, शोरूम वाले ने कहा कि 1 महीने में गाड़ी दे देंगे, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि मेरी अमेज जो है लिया था बिल्कुल नई गाड़ी और इसकी एक्सीडेंट हो गई और ये होंडा के शोरूम में गई और उन लोगों ने कहा कि 1 महीने में आपको गाड़ी बना करके दे देंगे, लेकिन नौनीकांत जी यकीन मानिए मुझे 1 साल के बाद गाड़ी मिला और मैं एकदम परेशान। तो ऐसे स्थिति में उपभोक्ता को क्या करना चाहिए? पहले तो उसका मॉनिटरिंग करते रहें कि वाहन विलंब क्यों हो रहा है बनने में जी। और अगर ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर आपको सर्विस नहीं दे रहा है और सर्विस नहीं दे रहा है वो बीमा कंपनी की तरफ से लेट हो रहा है कि सर्विस सेंटर की ओर से लेट हो रहा है जी। यदि आप इस बात को लेकर के पहले जांच कर लेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ से हो रही है तो इसकी लिखित शिकायत करें और लिखित शिकायत में यदि समाधान नहीं होता है तो तत्काल जो है आप उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायतों को लेकर आ सकते हैं। एक मामला और भी आता है, मेरे को ध्यान में आ गया चूंकि वाहन बीमा के संबंध में है, कि जो एड ऑन प्लान होता है, लोग को लगता है एड ऑन प्लान ले लिए हैं और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, अब तो गाड़ी कुछ भी हो जाएगा, हमारा गाड़ी वो पूरा पैसा बना के दे देगा। एड ऑन में भी कुछ चार्ज कटता है, जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो कटता है और अधिकृत सर्विस सेंटर में अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा उलझन से बचे रहेंगे। जी जी। अगर आप कहीं भी अपने मनमाने तरीके से सामान बदल लिए और बदल के लाके बोलेंगे मेरा तो एड ऑन है और ये बदला गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया उस समय और आप इसका पैसा दीजिए, तो कंपनी बगैर सर्वे कराए ऐसे मामलों में भुगतान नहीं करता है। तो सर्वे रिपोर्ट पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप करवा लें खुद से भी और रिपोर्ट ले भी लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा कटा है, किस मामले में कटा है, क्या आपत्तियां हैं या नहीं है। अच्छा,
नौनिकांत जी, ये तो गाड़ियों से संबंधित और ये सारी बातें हो गई। एक जो आम आदमी की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो स्वास्थ्य बीमा को लेकर के है। लोग अपना स्वास्थ्य बीमा कराए रहते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब उनको कोई परेशानी होती है, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं कुछ भी, तो ये स्वास्थ्य बीमा कंपनी वाले इनको पैसा देने में बहुत आनाकानी करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या वो व्यक्ति आपके आयोग तक आ सकता है? एकदम बिल्कुल आ सकते हैं। अगर उनको लगता है कि वो जो सर्विस चाह रहे थे, जिसके लिए वो उन्होंने भुगतान किया है प्रीमियम का, और अगर उनकी उस तरह से सर्विस को नहीं दिया जा रहा है जैसा वो चाहते थे, निश्चित तौर पर आ सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ सावधानी उपभोक्ता को भी रखनी है, यानी जो बीमा धारक है। स्वास्थ्य बीमा के मामले में क्या होता है कि जब फॉर्म भरने आते हैं, जब स्वास्थ्य बीमा लेने के, तो उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा आपको सुविधा मिलेगा, ये सुविधा मिलेगा, और एजेंट ने जैसा बोला हाँ सब में करते हैं, एक राशि तय होता है, इतना में आपको ये सुविधा मिलेगा। और जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, स्वास्थ्य को लेकर, इलाज को लेकर, भर्ती हुए थे कि नहीं हुए थे, कभी कोई बीमारी रहा है कि नहीं रहा है, अभी क्या रहा, उन सब में नो 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 टिक करके वो बीमा तो ले लेते हैं। अब जब वो उससे संबंधित इलाज कराते हैं और अस्पताल में जब जाते हैं, तो डॉक्टर को तो सच बताना पड़ता है कि कब से बीमारी था, या है या नहीं है, तब वो सब सच बताते हैं। उस समय वो रिपोर्ट जो है, जब वो क्लेम करते हैं, तो वो रिपोर्ट को उनके एक्सपर्ट पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद बोलते हैं कि अरे आप जिस दिन बीमा ले रहे थे, आप तो फला फला बीमारी से ग्रस्त थे, और आपने इसकी जानकारी नहीं दी, आपने नो लिख कर दिया था। इसलिए सच भरें, पूरे फॉर्म में सही जानकारी दें। आपको कोई भी बीमारी है, सही जानकारी दें। अब तो प्रतिस्पर्धा इतना है कि कोई भी बीमा कंपनी जो स्वास्थ्य बीमा बेच रहा है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको बीमा देगा ही। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो लॉक पीरियड बढ़ा देते हैं। लॉक पीरियड से मतलब ये है कि 15 दिन लुकआउट पीरियड रहता है। अगर आपको भी बीमा कंपनी का प्रस्ताव समझ में नहीं आया, तो आप सारा पैसा वापस लेकर के रद्द कर सकते हैं। बीमा भी उसको, बीमा कंपनी भी रद्द कर सकता है। और जब अगर आपको कोई बीमारी के संबंध में उसमें उल्लेख किए हैं, तो उस बीमारी से संबंधित कोई 1 साल, तो कोई 2 साल, तो कोई 3 साल, ऐसा लॉक पीरियड उसी समय तय होता है। फॉर्म को पढ़ेंगे तो दिख जाएगा। उसको अच्छे से समझ लेना है। उतने साल के भीतर उससे संबंधित बीमारी का कोई इलाज वो भुगतान नहीं करेंगे। जी। तो वो समय पार हो जाएगा, तो आपको फिर उससे संबंधित भी किसी तरह का कोई इलाज होगा, तो उसका भुगतान वो करेंगे। जी। तो आप अनावश्यक विवाद से, हमारे यहाँ मामला आता है, उसमें अधिकतर मामले यही रहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा लेते समय उन्होंने जानकारी, इस बीमारी का फला बीमारी का जानकारी नहीं दिया, और अब जाके वहाँ इलाज कराए हैं किसी जगह पे, और उसका क्लेम मांग रहे हैं। तो उनको सावधानी इसका रखना है। तो देखिए दर्शकों, कितना अच्छा बात आपको नौनिकांत दत्ता जी ने बताया। जब आप स्वास्थ्य बीमा लें तो एकदम सही जानकारी उस फॉर्म में भरें। अपने सारे हिस्ट्री को, किसी भी चीज को मत छुपाइए, क्योंकि कल को जब आपको उसके लाभ का समय मिलेगा, तो ये बीमा कंपनी वाले लोगों को आपकी हिस्ट्री पता चल ही जाएगी, और इसके वजह से आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि आप सही रहें, और इसके बाद भी यदि किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो बिल्कुल आप अपने जिले के उपभोक्ता आयोग में जाइए और अपनी परेशानी को वहां पे बताइए, आपको न्याय मिलेगा। नौनिकांत जी, अभी तक देखिए हम लोगों ने ये जाना कि स्वास्थ्य बीमा में किस तरह से आप ठगी से बच सकते हैं, या वाहनों के बीमा में, बहुत सारी बातें हमने आपसे की। लेकिन एक तबका ऐसा है जो इन सभी से दूर है और रोज ठगा जाता है, वो गरीब तबका है, जो राशन की दुकान में जाता है और तौल में पता चला 1 किलो खरीदा है और 100 ग्राम उसमें कम है, या कहीं से पनीर लेकर के चला आया कि आज पनीर बनाऊंगा, घर लाया तो पनीर खराब निकल गया। तो इस तरह की स्थिति में एक आम उपभोक्ता क्या करे? बहुत सही सवाल। इसके संबंध में सबसे पहले तो उसको जिस दुकान से खरीद रहा है उससे बिल की मांग करनी चाहिए जी। और अगर बिल नहीं कहीं मांग रहे हैं और कोई बिल नहीं दे रहा है जी, तो उसका कोशिश करिए कि ऑनलाइन भुगतान कर दीजिए। अच्छा। एक तरह का प्रमाण हो जाएगा कि हमने सामान। फिर भी अगर नहीं हो रहा है जी, तो फिर उसकी शिकायत तत्काल आप उस दुकानदार से करिए, और दुकानदार यदि ये बता रहा है कि हमको जानकारी नहीं है या फिर आपको फला आदमी को बोलना पड़ेगा, तो उचित जगह पे आप शिकायत लिखित करने के बाद यदि आपका सुनवाई नहीं हो रहा है
तो तत्काल उस सब सामान को पैक करिए, पैक करके उसको उपभोक्ता आयोग में ला करके उसकी शिकायत करिए। और शिकायत करने के बाद अगर सुनवाई में किसी तरह का कोई विलम्ब हो रहा है या जांच का विषय आ रहा है उसमें जी, तो उस मामले में प्रयास तो ये रहता है कि 90 दिन के अंदर उनको निराकरण कर दिया जाए, हम प्रावधान है जी, लेकिन किसी मामले में जांच आवश्यक हो जाता है, जैसे खाने पीने के मामले में हो गया, कुछ वाहन के मामले में हो गया या और किसी मामले में हो गया, एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत जब पड़ता है जी, तो ऐसे मामले में और कुछ समय लग सकता है। और उसकी जांच के उपरांत ये पाया जाता है कि यदि वो सामान जो बेचा है वो खराब बेचा है तो उसे उचित अनुतोष प्राप्त होगा। अच्छा, और एक अधिकारों की भी बात अगर करें, अभी हम चूंकि आज उपभोक्ता अधिकार दिवस भी है, जी, जी, तो अधिकारों की बात करें तो वो उस दुकान में जाने के बाद उसे ये जानने का अधिकार है कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, किस अच्छा, चीज से बना है, इसमें जो पैक्ड फूड है उसमें क्या सामान डला है। अब हम खोल के तो नहीं देख पा रहे हैं, कोई और सामान है जिसको खोल के देख ले रहे हैं, तो उनको सब चीज जानने का अधिकार है। पैक्ड या अनपैक्ड फूड कुछ भी खरीद रहा है या सामान अच्छा, खरीद रहा है तो जानने का अधिकार है कि वो उसमें क्या मिला है, उसमें कितने ग्राम वजन है, कितना रुपए है, कहाँ से बना है, सब कुछ। उसका एक्सपायरी वाला अगर कोई वस्तु है तो एक्सपायरी की डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, हाँ, सभी कुछ जानने का उसको अधिकार है और ये अधिनियम में उसका अधिकार है। उसके बाद जोखिम से सुरक्षा का भी अधिकार है। मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु है जिससे उसके जान को या और वस्तु को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो उसमें उस चेतावनी का भी लिखा होना चाहिए कि इसमें फला चीज मिला है, हाँ, या ये आपके लिए जोखिम भरा है, तो वो सूचना का अधिकार उसको इसमें मिला हुआ है। अच्छा, तो वो हर उपभोक्ता को जब भी दुकान में जाए बेधड़क उसके बारे में जानकारी ले। अगर मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता गया और ये सारा चीज दुकानदार से पूछा, दुकानदार ने उसे सामान ही बेचने से मना कर दिया कि मुझे तुम्हें सामान नहीं बेचना है, तो क्या ऐसा दुकानदार कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका अधिकार है। जो सामान बेच रहा है जी, वो उसको बताना ही पड़ेगा कि इसमें किस तरह का क्या वस्तु कितना है, इसका वजन कितना है, इसका एक्सपायरी डेट कितना है, मैन्युफैक्चर, ये वो छुपा नहीं सकता, उसको छुपा के बेच नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ करता है तो ये सेवा में कमी है और इसके लिए उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। अरे वाह, देखिए साथियों, ये कितनी बड़ी बात है। या आप कोई भी सामान यदि खरीद रहे हैं तो आगे से बिंदास उस दुकानदार से पूछिए कि इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ है, इसमें कोई ऐसा वस्तु तो नहीं है जिससे मेरे जीवन को भी खतरा हो सकता है, या उसके विषय में इसका एक्सपायरी डेट कब है, ये बना कब था। ये सारी जानकारियां आप उस दुकानदार से लें। और यदि किसी भी वजह से वो दुकानदार आपको ये कहे कि आप बहुत सारे सवाल कर रहे हैं और मैं आपको अब इस सामान को बेचूंगा ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप अपने जिले के उपभोक्ता आयोग में जाइए और इसकी शिकायत कीजिए, जागरूक बनिए। आइए, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं नौनिकांत जी से जानते हैं। नौनिकांत जी, जैसे आपने बताया कि उपभोक्ता आयोग में जाइए और शिकायत कीजिए, एक परेशानी तो यह है कि आम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। दूसरा, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आयोग में जाएंगे, जानकारी देंगे, फिर केस लड़ना पड़ेगा, फिर बहुत लंबे समय तक केस चलेगा, कौन इतने पचड़े में पड़े। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे उपभोक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। और अभी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर जो नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित है, उसका थीम ही यही है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुशल व त्वरित न्याय कैसे दी जाए जी। और इस दिशा पे बहुत अच्छे अच्छे कदम राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर उठाए जा रहे हैं जी। एक वाकया है, समझ लीजिए, हमारे आयोग में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, उपभोक्ता से संबंधित द्विवार्षिक पुस्तक का विमोचन हुआ था पत्रिका का। तो उसमें जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले थे, उस पत्रिका का विमोचन करने वाले थे जी। तो अब
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से त्वरित न्याय के दिशा में उपभोक्ता आयोग आगे बढ़ रहा है जी, तो सरगुजा और छत्तीसगढ़ कैसे पीछे रह जाए जी, इसके लिए बहुत ही अच्छा और मजबूत कदम हमारे राज्य उपभोक्ता आयोग के माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री गौतम चौरड़िया जी ने उठाया है जी, और उस समय वो बोले कि हमको इसको 2-3 महीना में पूरा लागू कर देना है पूरे राज्यों में, जिले में। अच्छा, तो मेरे को भी आश्चर्य लगा कि अभी तो बजट भी नहीं आया है, कैसे होगा, क्या होगा, और घोषणा भी हो गया मंच से जी, तो लेकिन वो जुझारूपन उनका एकदम उनका नमन है इस बात के लिए। हाँ, और उन्होंने 15 अगस्त से पहले जी, सभी जिला आयोगों को ई हियरिंग के माध्यम से जोड़ दिया है। अच्छा, अब आप कहीं भी हो, किसी भी गांव में हो, हाँ, यदि आप उपभोक्ता आयोग में जाकर शिकायत नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुनवाई में शामिल होने के लिए ई हियरिंग के माध्यम से लिंक ले लीजिए और आप अपनी सुनवाई को अपने घर बैठकर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा कि अब आपको शिकायत करने के लिए तो जाना पड़ेगा, तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चला है कि उपभोक्ता आयोगों को पेपरलेस करना है। अच्छा, इस दिशा में अभी तो शुरुआत है, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें कमी रही होगी, उसका सुधार किया जा रहा है, लेकिन लगभग सभी जिला आयोगों में ई जागृति के माध्यम से, ई जागृति वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप अपनी उपभोक्ता शिकायतों को कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल है, उसमें घटनाक्रम का जिक्र करिए एक पन्ने में, शिकायत लिखिए एक पन्ने में, आवेदक और अनावेदक का जिक्र करिए एक पन्ने में, ऐसा करके उसका पीडीएफ बनाकर आप अपलोड कर दीजिए। 5 लाख रुपए तक के किसी भी उपभोक्ता शिकायत में कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, 5 लाख से ऊपर में 200 रुपए, ऐसा करते करते अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग राशि तय है, लेकिन 5 लाख जो छोटे मोटे मामले हैं वो 5 लाख के भीतर के ही रहते हैं, तो उस सब मामलों में उनको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना है, वो फ्री है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी नौनिकांत जी। अभी आपने हमारे बहुत से सवालों का जवाब दिया। एक सवाल स्वतः ही मेरे मन में उठ रहा है कि देखिए, उपभोक्ता अपराध का सबसे ज्यादा शिकार यदि कोई होता है तो भोले भाले गांव के लोग होते हैं। एक तो शहर के बनस्पत गांव में थोड़ी लिटरेसी कम है, थोड़ा वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है। और मैं खुद एक घटना बता रहा हूँ कि मैं एक गाँव में गया और वहाँ डेयरी मिल्क खरीद के खाया तो टेस्ट थोड़ा अलग था। जब रैपर को ध्यान से देखा तो उसमें डायरी मिल्क लिखा हुआ था। उस दिन मुझे लगा कि जितने भी ये डुप्लीकेट टाइप के जो सामान हैं वो ज़्यादातर गांव में ही खपाए जाते हैं। गांव के लोगों को उतनी जागरूकता भी नहीं है, और ऐसे में यदि वो अपने अधिकार को जानना चाहें और आपके आयोग तक पहुंचे, और सिर्फ गांव के ही लोग नहीं, शहर का भी कोई व्यक्ति, आम आदमी जिसे इसकी जानकारी नहीं कि इसकी शिकायत किस तरह से की जाए, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, तो आपके आयोग में क्या ऐसा कोई सुविधा है कि उसको उसके अधिकार के बारे में बताया जाए कि वो किस तरह से केस लड़ सकता है, क्या कर सकता है? जरूर जरूर, कोई भी आयोग में आके उपभोक्ता शिकायत के संबंध में जानकारी ले सकता है जी, और उसके लिए हेल्प डेस्क हमारे यहाँ चलता है, पूरे कार्यालयीन समय में सब रहते हैं। हम लोग खुद ही पूरा मदद करते हैं उनको ये बताने के लिए, जी, सहयोग करते हैं जी, और अधिक जानकारी के लिए वो वेबसाइट जो है जी, ई जागृति, जी, उसमें अगर जाएंगे जी, जी, तो सारे लोगों को पूरा कोई समस्या ही नहीं रहेगा, उसके माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना कि लिटरेसी थोड़ी कम है, जी जी, तो वो वेबसाइट को क्या समझेंगे? जरूर, अगर ऐसे मामले में अगर है तो एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है जी, 1915, जी, उस पर कॉल करें। हाँ, कॉल करके किसी भी भाषा में अच्छा, बात कर सकते हैं। स्थानीय भाषा मेरे ख्याल से अभी चालू नहीं है, राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत जितने लोग हैं उसमें वो बात करके निवारण कर सकते हैं, अच्छा, समझ सकते हैं कि कैसे करें नहीं करें। लेकिन अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है उसके बावजूद भी, तो वो हम उपभोक्ता आयोग, स्थानीय जो भी उपभोक्ता आयोग है वहाँ जाएंगे, उनको पूरा मदद मिलेगा। कहाँ वो शिकायत हो सकता है, सही क्षेत्राधिकार क्या है, वो सारा जानकारी हमारे यहाँ 50 लाख तक के मामलों को सुना जाता है, तो वो आ सकते हैं यहाँ। तो साथियों, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सामान आप जो खरीद रहे हैं वो डुप्लीकेट है, या आप किसी भी तरह से ठगी के शिकार हो रहे हैं और इसकी शिकायत कैसे करें, क्या करें, तो इसका एक सरल रास्ता यह है कि आप
टोल फ्री नंबर पे जाइए 1915। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, टोल फ्री नंबर 1915 पे जाइए और वहां पे आपको बहुत ही आसान तरीके से आपके हिंदी भाषा में ही आपको ये बताया जाएगा कि इसकी शिकायत आपको कहाँ करना है, कैसे करना है। तो जागरूक बनिए और अपने को भी बचाइए और अपने देश को भी बचाइए। तो आइए इसके आगे और भी कुछ बातों और तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। नौनिकांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका उपभोक्ता आयोग है, ये सभी आयोगों में सबसे महत्वपूर्ण आयोग है, क्योंकि ये देश के लोगों को ठगी से बचाता है, उनको न्याय दिलाता है। और ऐसे में क्या कोई भारत सरकार ने ऐसा कोई स्कीम लाया है कि गांव-गांव के लोगों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जा सके कि वो किस तरह से ठगी के शिकार होने से बचें और अपनी बातों को आयोग तक रखें, या उपभोक्ता आयोग का प्रचार प्रसार हो? ऐसा कोई स्कीम सरकार की तरफ से है क्या? जी, अभी उपभोक्ता आयोग में साक्षरता के संबंध में जी, गांव-गांव में जाकर के सभी जगह पे जाकर के अधिवक्ताओं को ई जागृति के माध्यम से शिकायत करना, उपभोक्ताओं को जानकारी देना कि उनके अधिकार क्या हैं, वो कैसे शिकायत कर सकते हैं, ई जागृति के माध्यम से कैसे वो अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। इसकी जानकारी देने के लिए अभी ग्रामीण स्तर पर ही कई जगह पे प्रशिक्षण शिविर का, साक्षरता शिविर का जी, आयोजन किया जा रहा है। आयोग के संबंध में, आयोग के कार्यप्रणाली, उनको शिकायत करने का तरीका, जी जी, और ई जागृति ऑनलाइन के माध्यम से कैसे शिकायत करें, ई हियरिंग के कैसे, और इस सबसे मजे की बात है इसका सतत मॉनिटरिंग हो रहा है। अच्छा, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और माननीय राज्य आयोग के स्तर पर इसका मॉनिटरिंग हो रहा है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये प्रारंभ हो चुका है, एकदम हो चुका है। नौनिकांत जी, एक बात ये भी है कि देखिए, हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो किसी एडवोकेट मतलब वकील के माध्यम से आयोग के समक्ष आकर के न्याय की लड़ाई लड़ सके। तो क्या ऐसी परिस्थिति में यदि उपभोक्ता को लगता है कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकता है, तो वो खुद से आकर के अपने केस को आपके आयोग में लगा सकता है? जरूर जरूर, खुद से करते हैं लोग, आते हैं, लड़ते हैं। कई लोग हैं ऐसे जो एक पूरी चीज जानकारी लेते हैं कि बुक पूरा अधिनियम पढ़ के आते हैं। कई न्याय दृष्टांत जो हमारे संज्ञान में भी नहीं होता है, वो हमको ला के देते हैं। अच्छा। और बताते हैं कि ऐसा ऐसा इसमें निर्णय हुआ है, आप देखिए इसको। तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत कुछ कानूनी दांव पेच का जरूरत भी नहीं है वहाँ पे जी। लेकिन कई मामले ऐसे रहते हैं, कुछ कुछ पेचीदा हो जाते हैं जिसमें कानूनी सलाह जरूरी हो जाता है। तो फिर भी वो उसका डिस्कस कर सकते हैं हमारे आयोग में आकर के। उनको उचित सलाह ही दिया जाता है कि उनके हित में क्या सही रहेगा। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। ये तो ऐसा पेपरलेस करना का जो उद्देश्य है जी सारे उपभोक्ता आयोगों का, उसका तो मूल यही है कि हर व्यक्ति, हर आम आदमी अपनी लड़ाई खुद लड़ ले, आसानी से लड़ ले, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घर बैठे लड़ ले। इसके लिए शुरू हो गया है। आज हम पिछले 2-3-4 महीना से यहाँ सुनवाई शुरू भी है। आप कभी भी आए तो हम जरूर आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे होता है। जी, कोई भी आके देखना चाहे, समझना चाहे तो उपभोक्ता आयोग हमेशा आ सकता है और आके देख के समझ के जा सकता है कि कैसे काम करते हैं। नौनिकांत जी, एक अंतिम सवाल और आपसे पूछना चाह रहा था कि जो लोग खाने पीने के सामान में मिलावट करते हैं या जो लोग गलत विज्ञापन करते हैं कि जैसे हमारा बिस्कुट खाइए और हीमैन बन जाइए, और लोग उसको खाते हैं और पता चलता है कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह का कार्रवाई किया जाने का प्रावधान है और क्या आपके आयोग में इसकी शिकायत हो सकती है? जरूर। किसी भी तरह का उपभोक्ता शिकायत, जो वस्तु या सेवा में कमी आपको लगता है, उसकी शिकायत आप हमारे यहाँ कर सकते हैं। जहाँ तक विज्ञापन के संबंध में है तो भ्रामक विज्ञापन के व्यापक स्तर पर रोकथाम के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है, केंद्रीय प्राधिकरण का जी, जो इस अधिनियम में नया एक प्रावधान के तहत भ्रामक विज्ञापनों पर रोक के लिए एक व्यवस्था की गई है। अच्छा। और किसी तरह का कोई अगर भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से अगर उसके साथ में कुछ कमी रहा है तो उसकी शिकायत को लेकर तो आ ही सकता है हमारे जी। तो आपने अपने व्यस्ततम समय से इतना
समय निकाला, इसके लिए आपका गोपाल की चौपाल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, किसी भी मिलावट या किसी भी भ्रामक प्रचार या आपके साथ हुए किसी भी ठगी के लिए आप बिल्कुल उपभोक्ता आयोग के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। जागरूक बनिए, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता ना सिर्फ अपने जेब की सुरक्षा करता है, ना सिर्फ अपने जीवन की सुरक्षा करता है, बल्कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी समृद्ध करता है। तो साथियों, ये थे नौनिकांत दत्ता जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़े ही बेबाकी और ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आज के हमारे इस एपिसोड का असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर अवश्य पड़ेगा। आप एक ईमानदार और जागरूक उपभोक्ता बनिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके साथ हुए ठगी के शिकार आप तो होते ही हैं, लेकिन इसका सीधा असर आपके देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जो लोग आपको ठगी का शिकार बनाते हैं, वो देश के टैक्स और जीएसटी का भी चोरी करते हैं। ऐसे लोगों को सजा दिलवाइए, ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपने देश के विकास को सुनिश्चित कीजिए, अपने जीवन को भी संवारिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे लेता हूं इजाजत। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में, नए मेहमान और नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। गोपाल